सब्सक्राइब कीजिए एसपी एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एसपी एजुकेशन। दिस इज प्रवज्ञा और अपनी आज की क्लास में हम लोग अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है प्रीवियस क्लासेस में कि किस तरीके से ब्रिटिशर थे, उनका इंडिया में आना हुआ, मतलब हमने सारे यूरोपियंस देखे थे, किस तरीके से यूरोपियन इंडिया में आए, उन्होंने अपनी जो बाहर से कंट्रीज थी उनको कैसे यहाँ से एक एक करके गायब करा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिशर जो थे वो एक्सपेंशन पॉलिसी के चलते अब इंडियन स्टेट को भी कैप्चर कर रहे थे। देखिए, उन्होंने फ्रेंच को भगाया, उन्होंने डच को भगाया, पोर्तुगीज के साथ मैरिज अलायंस किया, और हम डेनिश का तो कोई मतलब ही नहीं था, वो तो बाद में जाके कंपनी सेल कर ही देंगे। तो ये सब हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा कि ब्रिटिशर धीरे धीरे करके इंडिया में क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन पॉलिसी चला रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने मैसूर को कैप्चर किया। अब एक चीज आप लोग बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि ये इवेंट ऐसे हुए हैं कि पहले फ्रेंच को साइड ट्रैक करा, कि पूरा जो इवेंट है वो सीक्वेंस वाइज फ्रेंच के साथ हुए, फिर पोर्तुगीज के साथ हुए, फिर मैसूर के साथ हुए, फिर मराठा के साथ हुए। नहीं, चीजें साथ साथ चल रही थी। मतलब जब मराठा के साथ चीजें चल रही थी तब मैसूर के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, फ्रेंच के साथ भी प्रॉब्लम चल रही थी। बट हम लोग ईयर वाइज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ईयर वाइज अगर आपको पढ़ा दिया जाए तो 1 2 3 4 ईयर में बहुत सारे सेम इवेंट हो रहे हैं, तो आप ऐसे क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम टॉपिक डिवाइड करते हैं कि पहले हमने फ्रेंच वाला पढ़ा, देन हमने मैसूर पढ़ा, अब हम मराठा देखेंगे, उसके बाद हम बंगाल की कहानी देखेंगे। जब सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तब ईयर्स के बीच में अपने आप लोग क्या कर पाओगे, कंपैरिजन कर पाओगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, हमारा टॉपिक है आज का एंग्लो मराठा वॉर। एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मराठा वॉर अगर हिंदी में बोले तो आपको पता है हिंदी में ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। आंग्ल मराठा युद्ध, ब्रिटिशर का मराठाओं से लड़ाई की हम बात करेंगे, ठीक है। अब जब मैं मराठा से लड़ाई की बात कर रही हूं तो मराठा एम्पायर क्या था, कैसे ये फ्लोरिश हुआ, ये सब कहानी बेटा जो होती है ना, ये मेडिवल का पार्ट हो जाती है। ये सब कहानी आपकी मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का पार्ट है कि कैसे मराठा डायनेस्टी जो है ये इतनी फ्लोरिश हुई है, एक्सपेंड हुई है, कौन कौन रूलर रहा है। बट यहाँ पे पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत बेसिक यहाँ पे जान के चलना पड़ेगा। तो उस बैकग्राउंड के लिए थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्या इंफॉर्मेशन हमें देखना है, देखिए 1674 की बात करते हैं। 1674 में छत्रपति शिवाजी ने, उस टाइम पे शिवाजी नहीं थे, शिवाजी ने क्या करा, इस मराठा एम्पायर को फॉर्म करा। पहले जो ये मराठा जो एम्पायर थी, यहाँ पे बहुत सारी इस्लामिक जो ग्रुप्स थे वो रूल कर रहे थे, ठीक है। इस्लामिक ग्रुप रूल कर रहे थे। तो ये बेसिकली डिकैन वाला जो एरिया आपका है, मैप में आप सर्च करेंगे, उसके वेस्ट साइड में, उसके वेस्ट साइड में एक एम्पायर यहाँ पे क्या करी, फाउंड करी, किसने, शिवाजी ने। और अपने आप को उन्होंने 1674 में क्या डिक्लेयर करा, छत्रपति डिक्लेयर कर दिया। हम क्या बोलते हैं, हम शिवाजी के नाम के साथ क्या बोल के चलते हैं, छत्रपति शिवाजी, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे इतनी बैकग्राउंड की कहानी थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद के लिए आप लोग मेरे साथ साथ में एक फ्लो चार्ट बना के चलिए, थोड़ा सा सीक्वेंस क्लियर होगा, किस तरीके से रूलर थे, इनकी कहानी क्लियर होगी हमें, ठीक है। उसके बेसिस पे हम आगे अपनी फर्स्ट वॉर तक पहुंचेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके रूलर की बात करते हैं। तो सबसे पहले रूलर में टॉप पे हम देखेंगे, यहां पे थे शाहजी। कब थे, कितने टाइम तक रहे, किसको हराया, किसको जीता। अगेन ये किसका पार्ट है, मेडिवल का पार्ट है। तो यहाँ पे सिर्फ नाम देखने हैं और एट लास्ट हमें किस पे आना है, एंग्लो मराठा वॉर पे आना है। शाहजी की बात करती हूं। इनकी जो वाइफ थी, इनकी वाइफ का नाम क्या था, जीजाबाई। इनके बाद कौन रूलिंग पे आया, इनके बाद रूलिंग पे आए शिवाजी। इनके बाद कौन रूलिंग पे आया, इनके बाद रूलिंग पे आए शिवाजी। अब 1680 में शिवाजी की हो गई डेथ। 1680 में शिवाजी की हो गई डेथ। और हमारे यहाँ क्या सिस्टम चलता है कि राजा के बाद क्या, उसका बेटे को क्या मिलेगी, गद्दी मिलेगी। तो शिवाजी के बाद जो इनके एल्डेस्ट बेटे थे, जो इनके बड़े बेटे थे, एल्डर सन थे, ठीक है, एल्डर सन बैठे गद्दी पे, ठीक है। एल्डर सन जिनका नाम था शंभाजी, क्या नाम था, शंभाजी, ये बैठे गद्दी पे। अब हुआ क्या, 1689 में, इसी तरीके से बस सीक्वेंस समझना है। 1689 में
इनके बेटे को एक मुगल कमांडर, उस टाइम पे मुगल डायनेस्टी भी चल रही थी, तो इनके बेटे को एक मुगल कमांडर जिनका नाम था मुकर्रम, क्या नाम था? मुकर्रम, मुकर्रम ने मार दिया। 1680 में शिवाजी की डेथ हुई। उनके बाद उनके बड़े बेटे 1689 में उनके बड़े बेटे संभाजी क्या बन गए? रूलर बन गए। और 1689 में एक मुगल एम्परर, मुगल कमांडर ने मुकर्रम नाम के इनको मार दिया 1689 में। और इनकी जो वाइफ थी और इनके जो बेटे थे उन्हें कर लिया किडनैप, उन्हें अपने पास पकड़ लिया। अब गद्दी खाली है, कोई तो रूलर बनेगा। तो इनके मरने के बाद जो रूलर बने 1689 में, वो बने इनके ब्रदर राजा राम, यानी कि शिवाजी के छोटे बेटे राजा राम। अब 1689 में ये क्या बने हैं? ये राजा बने हैं। 1689 से लेके अराउंड 1700 तक ये गद्दी पे रहे। 1700 में इनकी डेथ हो गई। तो इनकी डेथ के बाद हुआ क्या? इनके जो बेटे थे, इनके बेटे थे शिवाजी सेकंड, इनके बेटे थे शिवाजी सेकंड, वो बन गए रूलर। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी ये कि ये थे माइनर। प्रॉब्लम थी कि ये माइनर थे। अब माइनर कैसे चीजें संभालेगा? माइनर तो चीजें संभाल नहीं सकता। तो इसीलिए इनको सपोर्ट कर रही थी इनकी मदर ताराबाई। इनको कौन सपोर्ट कर रही थी? इनकी मदर ताराबाई। यहां तक चीजें चल रही हैं, ठीक है। बट क्या हुआ? 1707 तक आते आते 1707 तक आते आते हुआ क्या? ध्यान से देखेंगे हम लोग। इनके जो बेटे थे, हमने देखा ना इनकी वाइफ और इनके बेटे को किडनैप कर लिया गया था। बट 1707 तक आते आते इनके बेटे, क्या नाम है इनके बेटे का? शाहू। क्या नाम है इनके बेटे का? शाहू जी। ठीक है, तो इनके बेटे शाहू जी ने इन पे कर दिया अटैक। किस पे? ताराबाई और शिवाजी सेकंड। अब शिवाजी सेकंड तो छोटे से ही है ना, तो बेसिकली नाम यूज करें तो रूलर कौन थे? शिवाजी सेकंड। कंट्रोल कौन कर रहा था? मैनेज कौन कर रहा था? ताराबाई। तो यहां पे शाहू जी ने कर दिया क्या? अटैक। तो उस लड़ाई को क्या बोला जाता है? बैटल ऑफ खेड़। क्या बोली जाती है? बैटल ऑफ खेड़। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। 1707 में ये बैटल हुई, किसके बीच में? शाहू जी एंड ताराबाई के बीच में। ऑल्दो ये मेडिवल का ही पार्ट है, बट यहां तक आने के लिए थोड़ी सी कहानी पता होनी चाहिए। तो अब कौन रूलर बन चुका है? अब बन गए हैं 1707 में रूलर शाहू जी। अब आती है आगे की कहानी। हमने एक बहुत कॉमन वर्ड है, जिसने हिस्ट्री पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, उसे पता होगा, पेशवा वर्ड। मराठा की जो हिस्ट्री है उसमें एक वर्ड बहुत कॉमन है, पेशवा वर्ड। तो 1707 में जब शाहू जी क्या बने? शाहू जी रूलर बने, तो उन्होंने मराठा का फर्स्ट पेशवा अपॉइंट करा। उन्होंने मराठा का फर्स्ट पेशवा अपॉइंट करा। तो अब हम लोग जो कहानी देखेंगे किसकी देखेंगे? पेशवा की देखेंगे। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने इसको फ्लो चार्ट को ड्रॉ कर लिया है। अब हमें देखनी है पेशवा की कहानी। तो पेशवा के लिए अगेन एक और फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 1707 में उन्होंने बैटल ऑफ खेड़ जीती और उसके बाद वहां पे उन्होंने क्या करा? फर्स्ट पेशवा अपॉइंट कर दिया। किसको अपॉइंट करा फर्स्ट पेशवा? इन्होंने फर्स्ट पेशवा अपॉइंट करा बालाजी विश्वनाथ को। किसको करा? बालाजी, इसको भी प्रॉपर सीक्वेंस में लिखेंगे, बालाजी विश्वनाथ को। अब बालाजी पेशवा जो होती थी हाईएस्ट अथॉरिटी होती थी। ठीक है, मैनेज करने के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी होती थी, वो किसकी होती थी? पेशवा की होती थी। तो अब इन्होंने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा अपॉइंट कर दिया। अब 1720 तक जाते जाते 1720 तक ये पेशवा रहे हैं। 1720 तक जाते जाते जो नेक्स्ट पेशवा, मराठा में क्या आ गई थी? मराठा कॉन्फेडरेसी आ गई थी। क्या आ गई थी? अब एक ग्रुप बना दिया गया था कि डिस्कशन सिर्फ एक जना नहीं लेगा, पूरी कॉन्फेडरेसी के साथ बैठ के डिस्कशन लिया जाएगा। तो 1720 में क्या स्टैब्लिश कर दी गई थी? मराठा कॉन्फेडरेसी। तो 1720 में बालाजी विश्वनाथ के बाद जो नेक्स्ट पेशवा बने वो बने कौन? बाजीराव। बाजीराव एट द एज ऑफ 21 ये पेशवा बन गए थे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल पेशवा रहे हैं। ठीक है, हम बाजीराव मस्तानी वाले बाजीराव की बात है यहाँ पे। 21 की एज में पेशवा बन गए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल पेशवा रहे ये। ठीक है, इनके टाइम पे बहुत ज्यादा मराठा एम्पायर ने क्या करा? फ्लोरिश करा। यहां तक की कहानी आप लोगों ने सुनी है, बाजीराव की कहानी हमने देखी है, मूवीज में डिस्कशन किया है। बट व्हाट आफ्टर बाजीराव? बाजीराव के बाद की कहानी क्या? और बाजीराव के बाद यहां तक हम कैसे पहुंचे कि ब्रिटिशर से लड़ाई हो रही है और क्या कंसेप्ट है, वो हमें आज की क्लास में समझना है। अब बाजीराव के बाद पेशवा कौन बनेगा नेक्स्ट? ऑब्वियस बात है, उनके बेटे। ठीक है, तो अब बेटे बनेंगे तो बेटों में भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे। बेटों में भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे। देखिए,
इनके बेटों के ऑप्शन की बात करें तो पहले रघुनाथ राव, इसको इसी तरीके से चार्ट की फॉर्म में करोगे तो ये याद रहेगा, अदरवाइज आप लोग क्या हो जाओगे, नाम में ही कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, नाम में ही कंफ्यूज हो जाओगे। उसके बाद है बालाजी बाजीराव, क्या नाम है, बालाजी बाजीराव, इन्हें नाना साहिब के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, इनको रानी लक्ष्मीबाई वाले नाना साहिब से मिक्स नहीं करना है, ये बाजीराव के बेटे बालाजी बाजीराव जिन्हें नाना साहिब नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद तीसरे हैं शमशेर। अब बाजीराव मस्तानी जिन्होंने देखी है वो लोगों को कहानी याद आ जाएगी, ये शमशेर क्या थे, बाजीराव और मस्तानी के बेटे थे। रघोबा नाम भी आपने सुना है ना, ठीक है, रघोबा ये रघुनाथ राव, ठीक है, ये काशी और किसके थे, बाजीराव के बेटे थे। तो अब यहाँ पे हमने देखा पेशवा के लिए हमारे पास ये 3 नाम आए आफ्टर बाजीराव। तो बाजीराव के बाद पेशवा किसे बना दिया गया, बालाजी बाजीराव, किसको बनाया, बालाजी बाजीराव को पेशवा बना दिया। अब ये बात अड़ोस पड़ोस में पसंद नहीं आएगी, यही तो होता था प्रॉब्लम भाई भाई में, ठीक है, फादर और बेटों में यही प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। तो यहाँ पे अब प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज हो गई, बट अब ये चुप बैठे हैं, चलो कोई बात नहीं। अब बालाजी बाजीराव की डेथ के बाद, बालाजी बाजीराव की डेथ के बाद नेक्स्ट पेशवा किसे बनाया, नेक्स्ट पेशवा बनाया माधव राव के राव को, किसको बनाया, माधव राव को। क्या ये बात बर्दाश्त होगी अब रघुनाथ राव को, अभी तक तो आपने इनको बनाया था, बर्दाश्त कर लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब आपने इनके बाद मुझे ना कंसीडर करके आपने क्या कर दिया, इनके बेटे को पेशवा बना दिया। अब ये बात तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो ये क्या है, इधर उधर बौखला रहे हैं, मदद के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। तो पहले ये सीक्वेंस देख लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इन्होंने एग्जैक्टली किया क्या, ठीक है। तो अब हमने देखा माधव राव, माधव राव की भी डेथ के बाद किया क्या, उसके बाद भी इनको कंसीडर नहीं किया, उसके बाद भी इनको कंसीडर नहीं किया गया। देखिए था क्या, नाना फडणवीस नाम के एक पर्सन थे, जब पूरे मराठा एम्पायर के बारे में मेडिवल में पढ़ेंगे ना तो उनका नाम, उनकी बारबरिक काउंसिल के बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ना है। नाना फडणवीस नाम के एक पर्सन थे, उनकी काउंसिल ने क्या डिसाइड किया कि आफ्टर माधव राव हम रूलर किसको बनाएंगे, माधव राव के बेटे को। माधव राव के बेटे कौन, नारायण राव, कौन, नारायण राव। तो अब हो गई और प्रॉब्लम, माधव राव के बाद कौन बन गया, नारायण राव बन गया रूलर। ये चीज हमें बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब इन्होंने क्या करा, रघुनाथ राव ने नारायण राव को मरवा दिया। अभी तक तो इतना खून का घूंट पी के बैठे हैं यार, अभी भी नहीं बोले, अभी भी नहीं बोले, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर है चीजें। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने नारायण राव को मरवा दिया। यहां तक भी समझ में आ गया, वेरी ओके। व्हाट आफ्टर नारायण राव, क्या अब डर के इनको बना दिया गया पेशवा, बिल्कुल नहीं। नारायण राव के बाद जो नेक्स्ट पेशवा बनाया गया वो नेक्स्ट उनके बेटे, क्या नाम है उनका, इधर नाम मैं आगे मेंशन कर रही हूं, ठीक है। नारायण राव के बाद किसको बनाया गया, सवाई माधव राव, किसको, सवाई माधव राव। नेक्स्ट पेशवा किसको बना दिया गया, सवाई माधव राव को। अब कितनी प्रॉब्लम हो रही है, आप देख रहे हो बैक टू बैक कितनी बार ट्राई कर रहे हैं, कितनी बार इन्होंने ट्राई करा, बट यहाँ पे दाल नहीं गल पा रही है। तो कैसे दाल गलाएंगे, आगे क्या बातें करेंगे, आगे जाके हम देखेंगे। इनका बेटा जो है बाजीराव सेकंड को पेशवा बनाने की ये ट्राई करेंगे, पेशवा काउंसिल में बिठाने की ट्राई करेंगे। तो वो कैसे हुआ, वो हम फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी आपको ये समझ में आ गया रघुनाथ राव कौन, अभी आपको ये नाम समझ में आ गए कौन और किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस फ्लो चार्ट को भी अपने पास ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और देखेंगे कि जो ये पूरी मराठा एम्पायर थी, जैसे सिर्फ मराठा में एक मराठा बोल देने से सब मराठा नहीं थे ना, वहां पे क्या था, अलग अलग ग्रुप्स बने हुए थे, अलग अलग किंगडम थी, अलग अलग टेरिटरी थी। तो किस जगह पे कौन रूल कर रहा था ये नाम देखना है, क्योंकि वो नाम हमारी हर वॉर में यूज होंगे, ठीक है। तो ये वाला फ्लो चार्ट हमारे पास हो गया। उसके बाद हम देखेंगे किंगडम एंड टेरिटरी मराठा एम्पायर के अंडर। फिर हम सीधा डायरेक्ट आएंगे फर्स्ट वॉर पे। डायरेक्ट फर्स्ट वॉर स्टार्ट कर सकते थे, बट अभी आप जब फर्स्ट वॉर पढ़ लोगे आप देखोगे कि डायरेक्ट फर्स्ट वॉर के बाद आपको अगर डायरेक्ट स्टार्ट करवा दी जाती तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आती। तो बैकग्राउंड इतना बताना जरूरी था। अब आप लिखेंगे किंगडम एंड टेरिटरीज, ठीक है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, डायरेक्ट लिस्ट बनाइए, एक साइड लिखिए किंगडम और एक साइड लिखिए टेरिटरी। इधर हमें लिखना है किंगडम और इधर हमें लिखना है टेरिटरी, ठीक है। तो हम बात करते हैं किंगडम की। तो सबसे पहले यहाँ पे है इसमें कौन कौन लोग होते थे, सिंधिया, ये कहाँ के पर्सन होते थे, ग्वालियर के, कहाँ के होते थे, ग्वालियर के। नेक्स्ट हम लिखेंगे होलकर, नेक्स्ट कौन थे, होलकर, होलकर कहाँ के पर्सन होते थे, इंदौर के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो लिखेंगे पवार,
इसमें आते थे नेक्स्ट पवार, ये कहाँ के होते थे, धर, ठीक है। किंगडम और उनकी टेरिटरी कहाँ कहाँ से ये बिलोंग कर रहे थे, ये हम लोग यहाँ पे लिख के चल रहे हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं भोसले, ठीक है। क्या देखा, सिंधिया, ग्वालियर, होलकर, इंदौर, पवार, धर। भोसले जो थे वो होते थे नागपुर के। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो होते थे गायकवाड़, जो होते थे बड़ौदा के। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसलिए याद करना इंपॉर्टेंट है। मैचिंग की फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। जनरली चांसेस है कि मैचिंग की फॉर्म में आ सकता है, या ये पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मेंशन और नॉट करेक्ट, इस तरीके से भी ये पूछ सकता है। तो अगर ये सीक्वेंस याद होगा कौन कहां से बिलोंग करता था, तभी आप इस आंसर को करेक्ट कर पाओगे। इसके अलावा आपके पास इसके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है। क्या है हमारे पास, सिंधिया, ग्वालियर, होलकर, इंदौर, पवार, धर, भोसले, नागपुर एंड गायकवाड़, बड़ौदा। यहां तक क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, अपने डायरेक्ट टॉपिक पे, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। क्लियर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जिसका ईयर है 1775 से 1782। किसकी बात कर रहे हैं हम, अपनी एंग्लो मराठा वॉर में हम बात कर रहे हैं फर्स्ट वॉर की, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। ईयर की बात है 1775 से 82। कहानी पता है, रघुनाथ राव का नाम पता है, रघुनाथ राव कितना स्ट्रगल कर रहा था पेशवा बनने के लिए, ये हमें पता है। तो हुआ क्या, 1775 में रघुनाथ राव चले गए ब्रिटिशर के पास मदद मांगने, क्योंकि ब्रिटिशर स्ट्रांग थे ना उस टाइम पे। देखो फ्रेंच को भगा चुके हैं, देखा ना, बैटल ऑफ वेंडी वॉश, बैटल ऑफ क्या, बेदारा, फ्रेंच को भगा चुके हैं, डच को भगा चुके हैं। इस टाइम के आसपास तक बंगाल, मैसूर, ये सब पे भी अपना एक्सपेंशन पॉलिसी चला रहे हैं। तो हुआ क्या, ये गए कौन, रघुनाथ राव, किसके पास, ब्रिटिशर के पास, क्या करने, मदद मांगने। ब्रिटिशर ने कहा मोस्ट वेलकम, लेकिन क्या ब्रिटिशर बिना किसी मतलब के इनकी मदद कर देंगे। जब आप ब्रिटिशर से मदद मांगने जा रहे हो तो ब्रिटिशर ने भी कहा कि हमें भी रिटर्न में कुछ ना कुछ चाहिए। तो क्या चीज बात हुई, ब्रिटिशर ने कहा हम आपको 25,000 सोल्जर्स दे रहे हैं लड़ने के लिए, हम आपको 25,000 सोल्जर दे रहे हैं लड़ने के लिए, लेकिन बदले में हमें क्या चाहिए, बदले में हमें चाहिए सेलेस्टीन एंड बेसिन। ये जगह पता नहीं कितनी बार आ चुकी है, देख रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट जगह है। क्यों, क्योंकि ये क्या थी, मैंने आपको बताया आज के टाइम पे बॉम्बे में जो वसई और नाला सुपारा वाला एरिया है वो उस टाइम पे सेलेस्टीन और बेसिन बोला जाता था। तो वो जगह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि बॉम्बे ट्रेड के लिए बहुत इफेक्टिव एरिया था, ठीक है ना। तो ये चीज इन लोगों ने, ब्रिटिशर ने मांगी। अब इनको क्या चाहिए था, इनको लड़ाई लड़ने के लिए सोल्जर्स चाहिए थे, ताकि ये पेशवा बन सके और वहां पे अटैक कर सके, अटैक करके जीत के ये पेशवा बनना चाहते थे। तो यहाँ पे रघुनाथ राव इस चीज से एग्री कर गए और इन दोनों के बीच में हो गई एक ट्रीटी। इस ट्रीटी को क्या बोला जाता है, ट्रीटी ऑफ सूरत। क्या बोला जाता है, ट्रीटी ऑफ सूरत, जो कि कब हुई है, 1775 में हुई है। यहां तक की कहानी हमें समझ में आई। अब अपनी आने वाली क्लासेस में हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 में आया था। क्या था, क्यों आया, क्या प्रोविजन थे, वो सब अभी हम देखेंगे, बट आज की क्लास में आप सिर्फ इतना जानो 1773 में एक प्रोविजन था। क्या प्रोविजन था कि पावर को सेंट्रलाइज कर दिया गया था। मतलब आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बंगाल से परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको बंगाल की एडमिनिस्ट्रेशन से क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी जाके आप कोई भी चीज, कोई भी रूल बाकी जगह पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने ये डील कर ली है जो बॉम्बे को लेके, बॉम्बे प्रेसिडेंसी को लेके, इसकी परमिशन तो आपने ली नहीं, यहाँ की परमिशन तो आपने ली नहीं है, तो क्या ये वैलिड होगी। जैसे ही इसकी खबर पड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी को, यहाँ पे कंपनी को और आगे खबर पड़ी, तो यहाँ पे इस चीज के रिगार्डिंग मीटिंग बुलाई गई और बोला गया कि ये जो चीज हुई है दैट इज नॉट लीगल, ये बिल्कुल सही तरीके से नहीं हुई है। तो इसको काउंटर करने के लिए, इस चीज को अपोज करने के लिए 1776 में एक और ट्रीटी हुई जिसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ठीक है। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए एक और ट्रीटी हुई, क्या हुई, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। क्वेश्चन आ सकता है कैसे कि ट्रीटी ऑफ सूरत को काउंटर करने के लिए ट्रीटी ब्रिटिशर और किसके बीच में, मराठा के बीच में साइन हुई थी, उस ट्रीटी का क्या नाम है। ए बी सी डी करके ऑप्शन आपको देगा, अलग अलग ट्रीटीज के नाम देगा। डायरेक्ट आंसर क्या है हमारा, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर में बोला गया कि ये चीज सही नहीं है, ये जो बेसिकली आपने डील करी है, ट्रीटी करी है, दैट वाज नॉट लीगल, ठीक है, बात हो गई। अब इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद ये बात बाकी लोगों को पसंद नहीं आई। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो नाना फडणवीस थे,
वो राजा नहीं थे बट एक तरीके से कंट्रोल वही कर रहे थे, क्योंकि जो रूलर थे, जो माधवराव, सवाई माधवराव हमने देखा, ये बहुत कम एज पे रूलर बन गए थे, तो इनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो नाना फडणवीस और उनकी काउंसिल जो थी वो मेजर डिसीजन ले रही थी। तो यहाँ पे नाना फडणवीस ने क्या करा, नाना फडणवीस और उनकी काउंसिल ने यहाँ पे फ्रेंच को, नाम ये याद रखेंगे, नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है कई बार, नाना फडणवीस, क्या नाम है, नाना फडणवीस, और इनकी काउंसिल ने फ्रेंच को एक कोस्ट जो था, एक पोर्ट जो था वो वेस्ट कोस्ट पे दे दिया। एक पोर्ट, एक बंदरगाह इनको वेस्ट कोस्ट पे दे दिया। किसको, फ्रेंच को। किसने, मराठा ने। अब ब्रिटिशर को ये बात बर्दाश्त होगी? ब्रिटिशर कहेंगे कि फ्रेंच हमारा एनिमी है, उसे हम यहाँ से भगा चुके हैं, आप उसके साथ अलाय बना रहे हो, इसका मतलब आप तो हमारे अगेंस्ट जा रहे हो, तो आप तो क्लियर कट हमसे दुश्मनी मोल ले रहे हो। तो यहाँ पे हमें तो ये चीज बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है। अब ब्रिटिशर ने क्या करा, अब इस चीज को माइंड में रखते हुए ब्रिटिशर ने कर दिया किस पे, आपके मराठास पे अटैक। इतनी इंफॉर्मेशन हमने देखी, सूरत के बारे में देखा, पुरंदर के बारे में देखा। अब ब्रिटिशर ने कर दिया मराठास पे अटैक। क्यों? क्योंकि आप हमारे दुश्मन से दोस्ती बढ़ा रहे हो। जब दुश्मन से दोस्ती बढ़ाओगे तो आप हो गए हमारे दुश्मन। तो 1779 में हो गया अटैक, 1779 में हो गया अटैक। और जब हुआ अटैक तो क्या किया गया, इंग्लिश खुद ही हार गए। इंग्लिश जो थे इनको डिफीट का सामना करना पड़ा, ये हार गए, ये जीत नहीं पाए। अब आप जीत नहीं पाए हो तो यहां पे भी होगी एक ट्रीटी। हर लड़ाई के बाद एंड में क्या हो रही है, ट्रीटी हो रही है। तो वो हुई ट्रीटी ऑफ वाडगांव, ट्रीटी ऑफ वाडगांव। इस ट्रीटी में क्या था कि विन विन पोजीशन, आगे पीछे हो जाओ, ये कहानी हुई। इतना हमें समझ में आया। 1781 में क्या हुआ, 1781 में अगेन इन्होंने अटैक करा ग्वालियर पे। इन्होंने क्या करा, ब्रिटिशर ने ग्वालियर पे अटैक करा। ठीक है, कहां पे, सिपरी नाम की जगह पे, सिपरी नाम की जगह पे इन्होंने क्या करा, अटैक कर दिया। बट फिर क्या हुआ, इस वाली लड़ाई में भी ये क्या हो गए, हार गए। अब आप देख रहे हो बैक टू बैक इंग्लिश क्या कर रहे हैं, हारते जा रहे हैं। यहाँ पे बैक टू बैक हम क्या देख रहे हैं कि जो इंग्लिश की फोर्सेस हैं वो हारती जा रही हैं। तो यहाँ पे अब 1781 तक जाते जाते सबको समझ में आ गया है, रघुनाथ राव को भी समझ में आ गया है कि हमारा किसके साथ, इंग्लिश के साथ कोई भी काम नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ पे एंड में जाते जाते साइन हुई ट्रीटी ऑफ सालबाई। क्या साइन हुई, लास्ट ट्रीटी जो यहाँ पे फर्स्ट वॉर की साइन हुई है वो हुई है ट्रीटी ऑफ सालबाई। क्या नाम है ट्रीटी का, ट्रीटी ऑफ सालबाई, जो कि कब हुई है, 1782 में। तो यहाँ पे जाते जाते हमारी फर्स्ट वॉर जो होती है वो एंड होती है। 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाई के बाद रघुनाथ राव को भी समझ में आया कि प्रॉब्लम चल रही है। तो अब कंक्लूजन क्या निकला, सबसे पहली बात तो विन विन वापस कर दो। दूसरी बात, एक काम करो, ब्रिटिशर का भी इस टाइम पे एनिमी कौन है, मैसूर। हम एंग्लो मैसूर पढ़ के आए हैं ना। मराठास के लिए भी क्या है, पड़ोस में बैठा कौन, मैसूर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो एक काम करते हैं, अपने कॉमन एनिमी मैसूर पे फोकस करते हैं और आपस में लड़ाई नहीं लड़ते हैं। ये कब डिसाइड हुआ, ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 में ये बात डिसाइड हुई। और दोनों लोग चुपचाप बैठ गए। और मैसूर को आपने देखा है ना सीरीज, मैसूर की हमने चारों वॉर देखी है। फिर ये दोनों लोग कॉमन किस पे फोकस करने लगे, मैसूर को टारगेट करने में। तो 1782 में फर्स्ट वॉर खत्म हुई, यहां तक शांति बनी रही, कोई लड़ाई नहीं है लंबे समय तक इनके बीच में। आप खुद गैप के बेसिस पे समझ पाओगे कि जब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुई, ठीक है, तो रघुनाथ राव ने पहली वॉर के बाद तो किससे, मराठा से कह दिया एक काम करो, मुझे तो आप लोगों ने पेशवा नहीं बनाया, ठीक है, इतने टाइम से मैं ट्राई कर रहा हूं, आपने इतने रूलर बना दिए, मुझे पेशवा नहीं बनाया। मेरा जो बेटा है बाजीराव सेकंड जो है, एक काम करो, उसे अपनी पेशवा की काउंसिल में तो ले लो। उसको आप प्रॉपर पेशवा नहीं बना रहे हो, बट इतनी सी तो रिक्वेस्ट मान लो कि उसे पेशवा की काउंसिल में ले लो। तो नाना फडणवीस ने कहा ठीक है, हम सोचेंगे इस बारे में और हम उसे क्या कर लेंगे, अपनी काउंसिल में ले लेंगे। ठीक है, तो अब जब बात आती है सेकेंड वॉर की, सेकेंड वॉर का ईयर डिसाइड कर चुके थे, कॉमन एनिमी पे फोकस करना है, आपस में नहीं लड़ना है। तो सेकेंड वॉर का ईयर जो था वो है 1803 से 1806। लास्ट कब हुई थी, 1782 में। कब जाके लड़े हैं आगे, 1803 में। मतलब अपनी अपनी बात रखी इन लोगों ने, कॉमन एनिमी पे फोकस कर रहे हैं, मैसूर से लड़ रहे थे, आपस में लड़े कब, अब आके 1803 में। अब हुआ क्या, क्यों लड़े, अब आपको पता है बाजीराव सेकंड को क्या कर लिया था, पेशवा की काउंसिल में तो उन्होंने इंक्लूड कर लिया। रघुनाथ राव की बात मान ली, नाना फडणवीस की हो गई डेथ, नाना फडणवीस की हो गई डेथ, तो थोड़ा सा मराठा एम्पायर भी उससे थोड़ा सा क्या हुआ, वीक पड़ गया। अब सीक्वेंस अगर हम देखें तो बाजीराव सेकंड ने क्या किया,
बाजीराव सेकंड किसके बेटे हैं? रघुनाथ राव के। बाजीराव सेकंड ने होलकर के प्रिंस को मार दिया। होलकर के जो प्रिंस थे उनको मार दिया। अब क्यों मारेंगे? अपने ही टेरिटरी, अपने ही मराठा प्रोविंस के लोगों को। ऑब्वियस बात है, सीट चाहिए, राजा बनना है। तो होलकर के जो प्रिंस थे, जो नेक्स्ट नॉमिनी थे राजा बनने के, बाजीराव सेकंड ने उनको मार दिया। बाजीराव सेकंड ने उन्हें मारा और गायब हो गए। ये भाग गए ब्रिटिशर के पास। बचेंगे ना अब, क्योंकि सब तो इनके अगेंस्ट हो जाएंगे। होलकर से इंडिया से जितने भी लोग अलग अलग रूल कर रहे थे, पवार, ये सारे लोग इनके क्या हो गए? अगेंस्ट हो गए, क्योंकि आपने क्या करा है? अपनी प्रोविंस के एक पर्टिकुलर प्रिंस को मार दिया है। यहां पे हमें समझ में आया, ये भाग के चले गए ब्रिटिशर के पास शरण मांगने, मेरी मदद करो। ब्रिटिशर से मदद मांगोगे, ब्रिटिशर आपसे इन रिटर्न में कुछ मांगेंगे। वही कंसेप्ट चल रहा है। तो यहां पे ब्रिटिशर ने कहा ठीक है, हम तुम्हें ट्रुप्स देंगे, मदद करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, लेकिन बदले में हमें क्या? ठीक है, बदले में हमें क्या मिलेगा? तो यहां पे इन लोगों ने साइन करी है ट्रीटी ऑफ सेलेस्टाइन। तो यहां पे जो था उसमें क्या क्या बोला गया? उसमें बोला गया सेलेस्टाइन वाला प्लेस दे दो। पहले तो कैंसिल हो गया था, अब दे दो ये सेलेस्टाइन वाला प्लेस। हम तुम्हें 6000 तक के फोर्स देंगे लड़ने के लिए, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, कि तुम पे कोई अटैक ना करे आके। उसके अलावा एक और बात बोली गई कि जितने भी मराठा कॉन्फेडरेसी के फॉरेन से रिलेटेड मामले होंगे, जो भी बाहर डीलिंग, बिजनेस करना, ये सब कुछ होगा, मतलब आपके जितने भी फॉरेन अफेयर्स होंगे वो सब कौन डील करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। आप देख रहे हो कुछ, मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं है यहाँ पे। मराठा कॉन्फेडरेसी ऐसी तो नहीं है पूरी इंडिया में फैली हुई थी। जिस पार्ट पे फैली हुई है वहां के मेजर एरिया तो आप उन्हें दे रहे हो, प्लस उसके अलावा आप सारा अफेयर, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल करने की पावर किसको दे के आ रहे हो? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो क्या बच रहा है? ऑलरेडी मराठा कॉन्फेडरेसी नाना फडणवीस की डेथ के बाद वीक हो रही थी। तो यहाँ पे ये सब इंपैक्ट की वजह से लोग एक तो बाजीराव सेकंड के बहुत अगेंस्ट थे, और इस डिसीजन के सारे लोग क्या हो गए? अगेंस्ट हो गए। कौन कौन अगेंस्ट? सारे होलकर और जितने भी आपके ये पवार और भोसलेस थे। ठीक है, तो इसको देख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ब्रिटिशर ने सबसे लड़ाई लड़ी, और सबसे लड़ाई लड़के उन्होंने क्या क्या ट्रीटी करी है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो 1803 में ब्रिटिशर ने क्या करा? अब लड़ाई के बाद यहाँ पे उन्होंने सबके साथ करी ट्रीटी। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने सबके साथ करी है ट्रीटी, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ में आया इसमें क्या हुआ था? फॉरेन अफेयर्स की बात की गई थी, सेलेस्टाइन ट्रीटी, सेलेस्टाइन देने की बात की गई थी। ब्रिटिशर ने इन रिटर्न क्या कहा था? कि हम आपको 6000 की आर्मी दे देंगे। ठीक है, आर्मी मेंटेन कौन करेगा? ये बात भी हो गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर ही क्या करेंगे? आर्मी मेंटेन करेंगे। तो अब एक तरीके से बहुत सारा पार्ट किसके पास जा चुका था? ब्रिटिशर के पास जा चुका था। ठीक है, अब हर कोई हाथ पैर मारना चाहेगा कि ये चीज ना हो, हम ब्रिटिशर से लड़ लेते हैं ताकि ये जो भी गया है ये वापस आ जाए। ठीक है, तो 1803 में 2 लड़ाइयां हुई हैं यहाँ पे। 1803 में लड़ाइयां क्या बेसिकली ट्रीटी ही हुई है, क्योंकि आप जीत नहीं पाए हो और आप हार गए हो मराठा कॉन्फेडरेसी के लोग, तो आपको करनी पड़ी है ट्रीटी। तो 1803 में 2 ट्रीटी हुई है, किस किस के साथ? सिंधियास के साथ और भोसलेस के साथ। किसके साथ? 1803 में 2 ट्रीटी हुई है, किसके साथ? सिंधिया के साथ और भोसलेस के साथ। सिंधियास के साथ और भोसले के साथ। यहां पे हुई है आपकी ट्रीटी ऑफ देवगांव, ट्रीटी ऑफ देवगांव, और यहां पे हुई है आपकी ट्रीटी ऑफ सुरजी अजानगांव। ठीक है, ये चीज हमें माइंड में रखनी है। ठीक है, ये 2 ट्रीटी हुई है किसके साथ? हमारी सिंधियास के साथ और भोसलेस के साथ। क्यों? क्योंकि हम लड़ाई में हार गए हैं। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्या करें, वापस पोजीशन ले पाए, बट ये लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो अब सिंधियास भी जा चुके हैं, भोसलेस भी जा चुके हैं, और नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, उसके बाद होलकर आते हैं। ठीक है, 1805 तक जाते जाते हम होलकर के साथ भी ट्रीटी कर लेते हैं। किसके साथ? होलकर के साथ भी हम ट्रीटी कर लेते हैं, ट्रीटी ऑफ राजपूतगढ़। तो ये भी ट्रीटी हो गई, और एक तरीके से आप देखो सारे के सारे एक एक करके डिफीट हो गए हैं। सारे के सारे कौन? सिंधियास, भोसले एंड होलकर। यहां तक हमें समझ में आया। उसके बाद इसी के साथ हमारी क्या हो जाती है? सेकेंड वॉर एंड हो जाती है। अब क्या स्टार्ट होगी? थर्ड वॉर। थोड़े टाइम तक और चुप बैठे, 1805 से हम थोड़े टाइम तक और चुप बैठे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमें फोर्सेस मिल जाए। कौन? मराठास। किस तरीके से हम प्लान करके ब्रिटिशर पे क्या कर सकते हैं? अटैक कर सकते हैं, लेकिन यहां पे कुछ हो नहीं पा रहा है। 1817 तक जाते जाते हमने कहा कुछ हो तो रहा नहीं है, एक काम करते हैं, एक लास्ट ट्राई करते हैं, एक लास्ट ट्राई करते हैं अपनी पावर को वापस पाने का। पावर को वापस पाने का दोबारा से कोशिश की जाए। कब?
1817 से 1818 की बात है। यहां पे किया गया एक लास्ट ट्राई कि आप अपनी पावर को वापस पा सको, बट यहां पे कुछ हुआ नहीं, यहां पे कुछ हुआ नहीं। एट लास्ट में हुआ क्या, 1818 में क्या हुआ, 1818 में पेशवा ने यहां पे कर दिया सरेंडर। 1880 में पेशवा कर चुके थे सरेंडर, तो पेशवा ने जब कर दिया सरेंडर तो हमारी पूरी मराठा कॉन्फेडरेसी किसके पास चली गई, ब्रिटिशर के पास चली गई। ठीक है, तो यहां पे हमारी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर एंड हुई। अब हम लोग देख चुके हैं क्या क्या ब्रिटिशर के पास जा चुका है। ठीक है, जब सारे पढ़ लोगे तब ईयर अपने आप कंपेयर करना, क्या क्या ब्रिटिशर के पास जा चुका है अभी तक। मैसूर, मराठा, उसके अलावा आपने देखा था बॉम्बे दहेज में लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, ये सारी बेसिक मेजर चीजें। मद्रास ऑलरेडी इनके पास है। ठीक है, कैलकाटा में ऑलरेडी फोर्टिफिकेशन वगैरह, फोर्ट विलियम, ये सब बना चुके हैं। ठीक है, अब प्रॉपर जो हम बात करेंगे अगले एरिया की एक्सपेंशन पॉलिसी के चलते, वो हम करेंगे बंगाल। किस तरीके से इन्होंने बंगाल में अपना एक्सपेंशन किया, 1757 में किस तरीके से बैटल ऑफ प्लासी लड़ी, और बहुत से जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि 1757 से ही हमारी मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होती है, क्योंकि वहां पे जो हम बैटल ऑफ प्लासी हारे हैं उसके बाद से हमारा पूरा इंडिया पे से कंट्रोल एक तरीके से खत्म हो गया था। ठीक है, so that's all for today. Thank you for watching the video.